हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बीसीपी। बीसीपी का मतलब होता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, यानी बिजनेस की कंटिन्यूटी को प्लान करना। इससे पहले चैप्टर में हम आगे पढ़ें, हम ये जानते हैं हम जानेंगे कि दो वर्ड्स हैं, एक है बीसीपी और एक है डीआरपी। यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एक वर्ड है, दूसरा डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग एक वर्ड है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग बड़ा वर्ड है, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग छोटा वर्ड है। डिजास्टर की रिकवरी करना, जब डिजास्टर हो जाए तो उसकी रिकवरी को प्लान करना डीआरपी है। बीसीपी बड़ा वर्ड है, बिजनेस कंटिन्यूटी को प्लान करना। मतलब एक तो कंटिन्यूटी को प्लान कर रहा है कि जैसे कंटिन्यूस रहे, एक ये कर रहा है कि कंटिन्यूटी में एक फैक्टर है डिजास्टर। डिजास्टर जो है कंटिन्यूटी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस डिजास्टर की रिकवरी की प्लानिंग, यानी डिजास्टर हो जाए तो डिजास्टर से कैसे रिकवर करें, उसकी प्लानिंग डीआरपी में आएगी। तो कहने का मतलब है डीआरपी एक छोटा वर्ड है, बीसीपी बड़ा वर्ड है। हर डीआरपी बीसीपी के अंदर समाहित है, यानी डीआरपी प्लस समथिंग इज इक्वल टू बीसीपी। हर बीसीपी डीआरपी है। बिजनेस की जो कंटिन्यूटी को प्लान करना, डिजास्टर की रिकवरी प्लानिंग बहुत जरूरी है। लेकिन डीआरपी करने का मतलब ये नहीं है कि बीसीपी भी हो रही है। डीआरपी मतलब डिजास्टर की रिकवरी प्लान हो रही है, कंटिन्यूटी की प्लानिंग नहीं हो रही। कंटिन्यूटी का एक पार्ट है कि अगर डिजास्टर हो जाए तो उसको कैसे रिकवर करेंगे। डीआरपी और इंश्योरेंस कंट्रोल ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोले जाते हैं। रॉन वेबर पर्टिकुलरली जो है वो ये बोलता है कि डीआरपी और इंश्योरेंस कंट्रोल ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। यानी जब सब कुछ खत्म हो गया तब आप क्या करोगे? इंश्योरेंस का पैसा ले लेते हो। कोई आदमी मर जाता है तो इंश्योरेंस का पैसा ले लेते हो। तो लास्ट रिजॉर्ट होता है, आदमी को बचाने की कोशिश करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन मर गया तो इंश्योरेंस का पैसा ले लेते हो। तो कंट्रोल ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। इसी तरीके से रिकवरी प्लानिंग है, डिजास्टर की रिकवरी प्लानिंग। डिजास्टर की रिकवरी को कैसे प्लान करोगे, वो डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग है। तो डीआरपी का फोकस जो होता है आईटी में होता है और ऑपरेशनल फैसिलिटीज में होता है। मतलब आईटी कंटिन्यूसली चलता रहे, अगर डिजास्टर हो जाए तो आईटी फिर कैसे स्मूथली काम करने लगे, इंफॉर्मेशन जो आईटी डिपार्टमेंट है वो कैसे काम करने लगे, और दूसरी ऑपरेशनल फैसिलिटी किस तरीके से सही तरीके से काम करें। ये डीआरपी का फोकस है, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग का फोकस है। जबकि बीसीबी क्या देखता है? बीसीबी मिशन क्रिटिकल प्रोसेस को सस्टेन करने का एम रहता है उसको, कि जो मिशन क्रिटिकल प्रोसेस है वो उनकी सस्टेनेंस हो। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का एम ये रहता है। तो बिजनेस की कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूस रहे, गोइंग कंसर्न रहे, उसकी प्लानिंग बीसीपी करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या नीड है बीसीपी या डीआरपी की। हम जानते हैं बीसीपी और डीआरपी की क्यों नीड है। सबसे पहली बात यह है कि आजकल सिस्टम डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, अगर टेलीफोन लाइंस काम करना बंद करें तो वो सिस्टम बेकार है। यानी कि एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम सही तरीके से काम करे उसके लिए टेलीकम्युनिकेशन लाइंस का काम करना बहुत जरूरी है, इंटरनेट का काम करना बहुत जरूरी है। अगर टेलीफोन लाइंस, इंटरनेट अगर कोलैप्स कर जाए तो वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता। आज की डेट में स्टॉक मार्केट वर्चुअली पेपरलेस है। बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनी उस इरा में पहुंच गए जहां आप में बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप डॉक्यूमेंट दें, आपके पास कार्ड आ जाता है, आप उसी कार्ड से सारी चीज़ें करते चले जाते हो, या आपके पास इंटरनेट वेब पोर्टल आ जाता है, एचडीएफसी का एक लॉगिन मिल जाता है आपको और उसी के अनुसार आप सारी बैंकिंग करने लगते हो। उसके अलावा आज जो ऑर्डर एंट्री होती है, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, परचेजेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, किसी भी एक फैक्ट्री में वहाँ ईआरपी लगी होती है और वो ईआरपी सारा काम हैंडल कर रही होती है। पेपरलेस बन गया है। तो इस पेपरलेस एनवायरनमेंट में अगर कहीं पर भी कम्युनिकेशन लाइन बैठ जाए तो पूरा सिस्टम काम करना बैठ जाएगा। तो सिस्टम डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है आज की डेट में। सिस्टम ने चीज़ को एफिशिएंट किया है, लेकिन उस सिस्टम पर हम डिपेंडेंट हो गए।
और उस डिपेंडेंसी का में रिस्क है कि अगर मान लिया वो सिस्टम बैठ गया तो सारा सिस्टम गिर जाएगा। तो उस सिस्टम चलता रहे, कंटिन्यूसली चलता रहे, तो कंटिन्यूटी को प्लान करना पड़ेगा। तो इसी को BCP कहते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में आप कंटिंजेंसी को प्लान करना पड़ता है, हर कंटिंजेंसी को प्लान करना पड़ता है। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास एक कंटिंजेंसी प्लान होना चाहिए कि भाई अगर एक डिस्टर्ब हो गया, सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, कोई मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर हो गया, मतलब दो ही टाइप के डिजास्टर हो सकते हैं, मैन मेड हो सकता है या नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। तो मैन मेड डिजास्टर में हो या नेचुरल डिजास्टर हो, कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन आए तो वहां पर कंटिंजेंसी प्लान होना चाहिए ताकि ऑपरेशन चलता रहे। शो मस्ट गो ऑन, आदमी मरे ना मरे, आग लगे, कुछ हो, शो मस्ट गो ऑन, बिजनेस मस्ट गो ऑन। और यही थॉट है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का। तो हमारी स्टडी में जो दिया हुआ है उसने एक चीज़ बोला है कि उसने कहा है कि डिस्ट्रप्शन किस रीज़न से हो सकता है, मैन मेड हो सकता है और नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं। यानी उसने यहाँ से क्लासीफाई कर दिया है कि डिस्ट्रप्शंस के दो रीज़न हो सकते हैं, मैन मेड हो सकता है और नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, अनफोर्सीन नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है कि कई बिजनेस प्रोसेस क्रिटिकल एरियाज़ को सपोर्ट करते हैं, जैसे हेल्थ और सेफ्टी। कई बार क्या होता है कि इवन कई जगह पर जो है जो आपके ICU यूनिट्स होते हैं जहाँ पर पेशेंट्स वगैरह रखे रहते हैं, वहाँ पर आदमी की ज़िंदगी मौत का सवाल होता है। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन ऐसी प्रोसेसेस रन कर रहा होता है कि उसके ऊपर एक इथिकल ड्यूटी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को रन करते रहे, और कई बार ये इथिकल ड्यूटी लॉ के द्वारा रीइंफोर्स कर दी जाती है। लॉ कहती है कि भाई आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप हड़ताल करोगे तो आपको एक मिनिमम मैन पावर रखनी पड़ेगी, ताकि भाई ये जो सर्विसेज हैं ये इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। जैसे पुलिस है, पुलिस को इजीली हड़ताल नहीं कर सकती, वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। वहाँ पर इथिकल ड्यूटी ही नहीं, लॉफुल ड्यूटी है। एक दिन सारी पुलिस हड़ताल कर दे, मालूम पड़ा चोरी पे चोरी हो जाएगी, डाके पे डाके हो जाएंगे, मर्डर पे मर्डर हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेशन कंटिन्यूटी रहे, कंटिन्यूस रहे, और डिस्ट्रप्शन हो तो उसके लिए कंटिंजेंसी प्लानिंग रहे। पर्टिकुलरली इथिकल एरिया है, लॉफुल एरिया है, वहाँ पर तो बहुत ज़रूरी है। और डिस्ट्रप्शन किस वजह से हो सकता है, अनफोर्सीन मैन मेड रीजंस हो सकते हैं या नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं। इसके बाद हमारी स्टडी ये बोलती है कि बिजनेस के पास दो चीज़ें हो सकती हैं, दो ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि वो खुद की कंटिंजेंसी को प्लान करे, मेंटेन करे। ये दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है उसे आउटसोर्स कर दें। यानी कि पहला ऑप्शन ये हो सकता है वो प्लान करे, एक्सेस करे, मेंटेन करे अपनी कंटिंजेंसी, रिकवरी और कंटिन्यूटी प्लान सॉल्यूशंस को। यानी अगर कंटिंजेंसी को वो प्लान करेगा, रिकवरी कैसे होगी वो प्लान करेगा, और कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए, कंटिन्यूटी प्लान सॉल्यूशंस होने चाहिए। यानी कंटिन्यूटी रहे तो उसके लिए प्लान्स होने चाहिए और उसके लिए सॉल्यूशंस होने चाहिए, तो उसे कंटिन्यूटी प्लान सॉल्यूशंस कहा जाता है। तो यानी कि बिजनेस खुद का प्लान कर सकता है, खुद मेंटेन कर सकता है, खुद एक्सेस कर सकता है उसके कंटिंजेंसी प्लान सॉल्यूशंस को, रिकवरी को प्लान कर सकता है, कंटिंजेंसी को प्लान कर सकता है, या आउटसोर्स कर सकता है। मतलब BCP सॉल्यूशंस को आउटसोर्स कर सकता है या कंटिंजेंसी और BCP सॉल्यूशंस को आउटसोर्स कर सकता है। मतलब जो कंटिंजेंसी असल में जो टेक्निकल वर्ड है हमारी स्टडी में दिया हुआ है BCP सॉल्यूशंस या कंटिंजेंसी सॉल्यूशंस। यानी कंटिंजेंसी होगी तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उसको कंटिंजेंसी सॉल्यूशंस कहा जाएगा, और BCP होगी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स हैं, तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उसे BCP सॉल्यूशंस कहा जाएगा। तो यानी ऑर्गेनाइजेशन या तो खुद बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग कर सकता है या उसको आउटसोर्स कर सकता है।
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बीसीपी का ऑब्जेक्टिव है, बीसीपी का ऑब्जेक्टिव प्लान ही बनाना नहीं है, बल्कि एक परमानेंट आउटगोइंग मतलब ऑनगोइंग कैपेबिलिटी बनाना है। मतलब एक परमानेंट कैपेबिलिटी हो ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो डिस्ट्रप्शन के टाइम पर, प्रॉब्लम्स के टाइम पर कंटिन्यूटी को हैम्पर नहीं कर सके, कंटिन्यूटी होती रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने जो पढ़ी, सिस्टम डिपेंडेंसीज के बारे में पढ़ा कि हम बड़े सिस्टम डिपेंडेंट हैं। सिस्टम ने हमें एफिशिएंसी दी है, वर्क काम करने में बहुत एफिशिएंसी दी है, लेकिन हम हाईली सिस्टम डिपेंडेंट हो गए और इसलिए एक रिस्क अराइज हो गया है कि सिस्टम कहीं पर गिर गया या वहाँ पर डिज़ास्टर हो गया या वहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, तो सिस्टम डिपेंडेंट होने के कारण वो सारी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी और सिस्टम डिस्ट्रप्शन आ जाएगा। तो हमने ये जाना कि मान लो आज की डेट में हम इंटरकनेक्टेड हैं। हमें रेलवे रिजर्वेशन करना है तो टेलीफोन लाइंस डाउन नहीं होनी चाहिए, अगर डाउन हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आज जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ पर ERP लगा हुआ है जो वेंडर और से कनेक्ट करता है, क्रेडिटर्स, डेटर्स, सबसे हमें हमारा कनेक्शन है। बैंक से हमारा कनेक्शन है तो ऑनलाइन कनेक्शन है। एक बार लाइंस डाउन हुई तो सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, यानी IT डाउन हुई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो हमारी सिस्टम डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सिस्टम ने हमें बहुत एफिशिएंसी दी है, बहुत सारी एडवांटेजेस दिए, लेकिन डिपेंडेंसी बढ़ाई है। इन्हीं उन सिस्टम पर हम डिपेंडेंट हो गए। ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं जो खुद काम करते हैं, मिडिल मैन को ब्रेकआउट करते हैं, लेकिन जैसे ही अगर ये सिस्टम बैठ गए तो वो पूरा जो हमारा जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है या बैंकिंग सिस्टम है या दूसरे सिस्टम्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए एंटरप्राइज को एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए। ये कंटिजेंसी प्लान मैन मेड हो सकता है या नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हो सकता है। उसके बाद हमने ये जाना था कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इथिकल कंसिडरेशन हो सकते हैं और लॉफुल कंसिडरेशन हो सकते हैं कि बिजनेस की कंटिन्यूटी को रखे। मतलब एक तो नॉर्मल कॉमर्शियल क्राइटेरिया हो सकते हैं कि भाई बिजनेस हर समय चलना चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। कॉमर्शियल कंसिडरेशन हो सकते हैं, एक बैंक है तो बैंक को चलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे रीज़न ऐसे हो सकते हैं कि इथिकल कंसिडरेशन है। दूसरे हैं लॉफुल कंसिडरेशन हो सकते हैं। लॉ कहता है कि बिजनेस होने चाहिए या जो ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी चलती रहनी चाहिए। जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर ICU में बंदा रहना चाहिए। ऐसा नहीं आप हड़ताल कर रहे हो, वहाँ पर आदमी मर गया, उसका ऑपरेशन होना है और ऑपरेट नहीं हुआ, मर गया, आपने हड़ताल कर दी या सिस्टम डाउन हो गया। तो ना तो सिस्टम डाउन होना चाहिए ना हड़ताल होनी चाहिए, बल्कि कई एरियाज़ में तो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आ गए हैं, जैसे पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल गैस कांड हो गया, तो उसमें उन्होंने वहाँ पर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कर दी है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज कहीं पर डिज़ास्टर हुआ हैज़ार्डस इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली, तो हैज़ार्डस इंडस्ट्री में डिज़ास्टर में आप ये नहीं कह सकते कि रीजनेबली हमने कंट्रोल्स रखे थे। डिज़ास्टर हुआ, चाहे रीजनेबल कंट्रोल थे, अनरीजनेबल कंट्रोल थे, मैनमेड सिचुएशन थी, नेचुरल था, नेचुरल डिज़ास्टर था या कोई भी रीज़न था, आपकी एक पर्टिकुलर सिविल लाइबिलिटी तो खड़ी हो जाती है। तो लॉ सख्त होती जा रही है, लॉफुल कंसिडरेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं और कई जगह पर जैसे हज़ार्डस इंडस्ट्री है वहाँ पर आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, चाहे आपने कितने ही सिक्योरिटी मेजर्स कितने ही ज़्यादा ले लिए हैं। लेकिन अगर मान लिया सपोज अब अगर कोई एक प्लांट है उसमें से हैज़ार्डस केमिकल बाहर निकल आता है तो आपकी सिविल लाइबिलिटी बन जाती है। सब कुछ मेजर्स लेने के बाद, सारे सिक्योरिटी मेजर्स लेने के बाद अगर किसी आदमी को हानि होती है तो आपको उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कहते हैं, इसे रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कहते हैं। तो इथिकल कंसिडरेशन हो सकते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन हो सकते हैं और इथिकल कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन द्वारा रीइंफोर्स्ड हो सकते हैं। यानी कि इथिकल कंसिडरेशन तो है ही है, ऊपर से लॉ ने भी एक आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि BCP को हम खुद मेंटेन कर सकते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन, या वो BCP बिजनेस कंटिजेंसी सॉल्यूशंस को आउटसोर्स कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग और डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग दोनों डिफरेंट चीज़ है। बिजनेस कंटिन्यूटी, एवरी डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग इज अ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, लेकिन हर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान डिजास्टर रिकवरी प्लान नहीं होता है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान मिशन क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस को सस्टेन करने की कोशिश करता है। अगर मान लिया अनप्लान्ड इंटरप्शन आ गया तो उस टाइम पर मिशन क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस सस्टेन करें, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है BCP की होती है।
डिज़ास्टर रिकवरी प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है कि भाई क्या एक्शन हम लेंगे डिस्ट्रप्शन के पहले और डिस्ट्रप्शन के बाद। अगर मान लिया सपोज कोई ऐसा डिस्ट्रप्शन है जिससे सिग्निफिकेंट लॉस आ जाए, अगर सिग्निफिकेंट लॉस नहीं है डिस्ट्रप्शन से तो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान वहाँ पर नहीं रखा जाएगा। अगर मान लिया सपोज आपके पास कोई बिजनेस में कोई अगर 500 रुपये का 100 रुपये की अगर करोड़ों का बिजनेस उसमें 500 1000 2000 रुपये का प्रॉब्लम लॉस हो रहा है या कोई नॉन सिग्निफिकेंट लॉस हो रहा है तो वहाँ पर DRP रखने की ज़रूरत नहीं। की डिफरेंस ये है स्कोप, जो BCP का स्कोप बहुत बड़ा है, DRP का स्कोप छोटा है। BCP इंक्लूड्स DRP, बल्कि ये कहा जाए BCP इंक्लूड्स सेवरल DRP, यानी एक BCP के अंदर बहुत सारी DRP हो सकती हैं। तो जो BCP का ऑब्जेक्टिव प्लान करना ही नहीं है बल्कि BCP कंटिन्यूटी प्लानिंग है, लेकिन उसका एम प्लान करना ही नहीं है बल्कि उसके पास ऐसा सॉल्यूशन, ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि बिजनेस ऑनगोइंग रहे, बिजनेस परमानेंट रहे, चलता रहे। जबकि डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग लास्ट रिजोर्ट है, कंट्रोल ऑफ लास्ट रिजोर्ट है। इसके बाद हमारी स्टडी ये बताती है कि डिजास्टर के टाइप्स क्या हैं, क्या क्या टाइप के डिजास्टर हो सकते हैं। तो हमारी स्टडी में जो हेडिंग है वो है डिजास्टर इवेंट्स। तो वहाँ पर उसने डिजास्टर को डिफाइन किया है। उन्होंने डिजास्टर कैसे डिफाइन किया है? डिजास्टर डिफाइन किया उन्होंने कहा है कि डिजास्टर अनप्लान्ड इंटरप्शन है नॉर्मल बिजनेस प्रोसेसेस का, यानी बिजनेस प्रोसेस नॉर्मली चल रही है, अचानक इंटरप्शन आ जाता है। अनप्लान्ड इंटरप्शन, प्लान्ड इंटरप्शन है अगर आप रोक रहे हो, अगर मान लीजिए सपोज आपका IT डिपार्टमेंट है और वहाँ पर आप सपोज कुछ समय के लिए आप सिस्टम को क्लोज कर रहे हो पर्टिकुलर मेंटेनेंस की वजह से या नया सॉफ्टवेयर लगा रहे हो, तो प्लान्ड इंटरप्शन है। आप सबको बता देते हो कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक आपका सिस्टम डाउन रहेगा, तो वो प्लान्ड इंटरप्शन है। यहाँ अनप्लान्ड इंटरप्शन की बात हो रही है। जो डिजास्टर है वो अनप्लान्ड इंटरप्शन है। किसका अनप्लान्ड इंटरप्शन है? नॉर्मल बिजनेस प्रोसेसेस का, यानी जो नॉर्मल बिजनेसेस प्रोसेसेस हैं उनका अगर अनप्लान्ड इंटरप्शन हो जाएगा उसे डिजास्टर कहेंगे। सिंपल। अगर हम उसे कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स में कहना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं डिजास्टर एक डिस्ट्रप्शन है बिजनेस ऑपरेशंस का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिकल सर्विस देने से रोकता है, क्योंकि क्रिटिकल रिसोर्स की एब्सेंस हो जाती है। क्रिटिकल रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, पीपल या स्किल, फैसिलिटी, कम्युनिकेशन, पावर, बल्कि 1/3 डिस्ट्रप्शंस लॉस ऑफ पावर की वजह से होते हैं। डेटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई भी क्रिटिकल रिसोर्स अगर अचानक गायब हो जाए, यानी आदमी गायब हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आदमी मर जाए, क्रिटिकल आदमी, क्रिटिकल स्किल्स हैं उसके पास, फैसिलिटी में आग लग जाए, कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम हो जाए, कम्युनिकेशन हैम्पर हो जाए किसी रीजन से, पावर गायब हो जाए, पावर गायब हो जाएगा तो पूरा सिस्टम गायब हो जाता है। हर चीज़ आज पावर पर डिपेंडेंट है। मतलब 1/3 के करीब डिस्ट्रप्शंस लॉस ऑन पावर की वजह से होते हैं। डेटा गायब हो जाए, डेटा वायरस आ जाए, डेटा में प्रॉब्लम हो जाए, इंफॉर्मेशन सिस्टम अनअवेलेबल हो जाए किसी रीजन की वजह से, तो क्रिटिकल रिसोर्स गायब हो गया, उसकी एब्सेंस हो गई। तो इससे क्या हुआ? क्रिटिकल सर्विसेज में इफेक्ट आ गया। अगर मान लीजिए सपोज एक आपका हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, वेदांता है या आपका अपोलो है, वहाँ पर एक दिन जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने हड़ताल कर दी। हार्ट स्पेशलिस्ट ने हड़ताल कर दी, मालूम पड़ा 4 हार्ट पेशेंट उस दिन मर गए। किसने हड़ताल की? आदमी ने हड़ताल की। पीपल गायब हो गया, स्किल सेट गायब हो गया, क्रिटिकल रिसोर्स गायब हो गया, जिससे कि क्रिटिकल सर्विसेज के देने में प्रॉब्लम हुई। ऑर्गेनाइजेशन में के बिजनेस ऑपरेशन में डिस्ट्रप्शन आया। किसकी वजह से डिस्ट्रप्शन आया? कि और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन एक क्रिटिकल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाया, यानी हार्ट ऑपरेशन नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि क्रिटिकल रिसोर्स गायब हो गया। उसने बोला, आदमी है क्रिटिकल रिसोर्स, उसने बोला कि भाई साहब ऐसा है कि मैं हार्ट ऑपरेशन नहीं करूँगा, या एक कहीं पर बम फट गया, किसी फैसिलिटी में बम फट गया, और उसने क्या है कि वो सिस्टम्स जो आपके जो सिस्टम्स होते हैं, जो मॉनिटर होते हैं, जब हार्ट ऑपरेशन हो रहा होता है, वैसे वो स्टेंटिंग हो रही है, वो हार्ट ऑपरेशन हो रहे हैं, और उन्होंने उस सिस्टम को डाउन कर दिया, तो डिजास्टर क्रिएट हो जाएगा। तो यानी कि हम डिजास्टर क्या होता है? अनप्लान्ड इंटरप्शन होता है,
नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस का हम ये कह सकते हैं डिज़ास्टर, अगर कॉम्प्रहेंसिवली कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं डिज़ास्टर बिजनेस ऑपरेशंस का इंटरप्शन है। और वो क्या करता है, वो क्रिटिकल सर्विस प्रोवाइड करने से रोकता है। और क्यों रोकता है? क्योंकि कोई क्रिटिकल रिसोर्स गायब हो जाता है, एब्सेंस ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज। और क्रिटिकल रिसोर्सेज क्या है? आदमी गायब हो सकता है, फैसिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, बम फट सकता है, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, फ्लड आ सकते हैं। अगर समुद्र के किनारे है, कम फ्लड आएगा तो आदमी भी गायब हो सकता है उसमें, और फैसिलिटी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, कम्युनिकेशन लाइंस डिस्टर्ब हो सकती है, पावर गायब हो सकती है। मतलब जो अगर आपका 1/3, जैसे हमने डिस्ट्रप्शन बोला, एक एग्जांपल दे दें, फुजिकामा न्यूक्लियर डिजास्टर, वहाँ पर क्या हुआ, अचानक सुनामी आई, सुनामी आके सुनामी चली गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि सुनामी आई तो उसने सारे पावर सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर दिया, उसने सारे आपके जो जेनसेट है उसमें पानी चला गया, और जिसकी वजह से क्या है, बड़े बड़े जेनसेट्स थे, डिज़ास्टर रिकवरी पूरी प्लानिंग थी उनकी कि अगर एक पावर लाइन ख़त्म होगी तो दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी पावर लाइन ख़त्म हो में अगर प्रॉब्लम आई तो तीसरी पावर लाइन स्टार्ट हो जाएगी, तीनों पावर लाइन अगर ख़त्म हुई तो ऑटोमेटिकली आपके जो जेनसेट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। और एक एक जेनसेट्स नहीं थे, मल्टीपल जेनसेट्स थे, लेकिन अचानक सुनामी आई, उसने सारी पावर गायब कर दी। पावर गायब करने से कोर गर्म हो गया, कोर गर्म होने से न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर निकल गया, और जिससे कि वहाँ पर हालत ख़राब हुई। तो पावर एक मेन चीज़ है, पावर कई चीज़ों को ऑटोमेटिकली कर रही होती है, एफिशिएंसी ला रही होती है सिस्टम में। तो डेटा गायब हो सकता है, इंफॉर्मेशन गायब हो सकती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम गायब हो सकता है। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है बीसीपी थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए डिज़ाइंड होती है। मतलब थ्रेट्स है, बीसीपी में क्या होगा, वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रेट्स होंगी, उन थ्रेट्स को काउंटर करेगी बीसीपी। अब हमारी स्टडी दो चीज़ को डिफाइन करती है, एक थ्रेट को डिफाइन करती है और थ्रेट सोर्स को डिफाइन करती है। यानी थ्रेट होगी तो थ्रेट का सोर्स होगा, थ्रेट होगी तो कहीं से थ्रेट अराइज हो रही होगी, मतलब लॉजिकली प्रिसाइजली डिफाइन करती है बीसीपी को। बीसीपी को वो कहती है कि बीसीपी का काम क्या है, बीसीपी का काम यह है थ्रेट्स को काउंटर करना, यानी कोई भी थ्रेट है उसको काउंटर करना। और थ्रेट काहे के लिए, ये हम पढ़ चुके हैं। थ्रेट क्या है, बिजनेस को के कंटिन्यूटी को इंटरप्ट कर रही है थ्रेट्स। थ्रेट है तो थ्रेट सोर्स भी होगी। तो यानी थ्रेट क्या है, थ्रेट ये है कि थ्रेट सोर्स जो है अपने आप को एक्टिवेट करे और स्पेसिफिक वनरेबिलिटी को ट्रिगर करे। यानी जो वनरेबिलिटी है सिस्टम को, सिस्टम की जो वनरेबिलिटी है, अगर सिस्टम चल रहा है तो सिस्टम में कोई वनरेबिलिटी होगी, वनरेबिलिटी होने के कारण ही वो सिस्टम गिर जाएगा। तो उस स्पेसिफिक वनरेबिलिटी को ट्रिगर करे, उस वनरेबिलिटी को कौन ट्रिगर करेगा, थ्रेट सोर्स करेगा। तो एक्सीडेंटली ट्रिगर कर सकता है, इंटेंशनली एक्सप्लॉइट कर सकता है, एक्सीडेंटली भी कर सकता है, इंटेंशनली भी हो सकती है। यानी आग हो गई, आग आई तो आग एक्सीडेंटली लगाई जा सकती है और इंटेंशनली लगाई जा सकती है। अपने आप आग लग गई, मतलब कुछ कोई शॉर्ट सर्किट हो गया उसकी वजह से आग लग गई तो एक्सीडेंटली होगी, और इंटेंशनली किसी ने आग लगा दी तो वो आग लगा के स्पेसिफिक, आग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम जल सकते हैं, वो जलना क्या है, वनरेबिलिटी है। वो वनरेबिलिटी जो है उस थ्रेट सोर्स ने एक्सप्लॉइट कर दिया, तो इस पोटेंशियल को थ्रेट कहते हैं। इस तरीके से हमारी स्टडी डिफाइन करती है। उसके बाद हमारी स्टडी थ्रेट सोर्स के बारे में कहती है। थ्रेट सोर्स कोई भी फोर्स है, कोई फिनोमेना है जो कि CIA को CIA वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी इंपेयर कर सकती, इंटेग्रिटी इंपेयर कर सकती, अवेलेबिलिटी इंपेयर कर सकती। यानी थ्रेट सोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिसोर्स की, सिस्टम की, नेटवर्क की, कोई भी चीज़ हो, उसकी CIA को इंपेयर कर सकती है। इस CIA इंपेयर हो गई तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई। एग्जाम्पल के लिए हैकर एक थ्रेट सोर्स है, एक अनऑथराइज सिस्टम एक्सेस थ्रेट है। मालूम पड़ा एक हैकर जो है थ्रेट सोर्स है, सोर्स ऑफ थ्रेट है। उसने क्या किया, अनऑथराइज्ड एक्सेस की, अनऑथराइज्ड एक्सेस किया हुआ थ्रेट हो गई, और उस थ्रेट से उसने क्या किया, सिस्टम के डेटा को वाइप ऑफ कर दिया। तो हमारी स्टडी जो है एक
थ्रेट्स के बारे में इलस्ट्रेटिव लिस्ट देती है और वो बोलती है ये थ्रेट हैं या ये थ्रेट सोर्स हैं जिससे बीसीपी को गार्ड करना है। यानी बीसीपी का काम क्या है? बीसीपी का काम ये है थ्रेट्स या थ्रेट सोर्सेस को मिटिगेट करना, ख़त्म करना, थ्रेट को ख़त्म करना या थ्रेट सोर्स को ख़त्म करना, और थ्रेट्स को ख़त्म करने के लिए थ्रेट सोर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। यानी कि थ्रेट और थ्रेट सोर्स को ख़त्म करने के लिए बीसीपी का यूज़ किया जाएगा। और हमारी स्टडी जो है एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट देती है, एक लिस्ट देती है कि भाई क्या क्या थ्रेट या थ्रेट सोर्स हो सकते हैं। सबसे पहले हमारी स्टडी कहती है पावर फेलियर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पावर फेल हो सकती है। तो अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो सिस्टम की कंटिन्यूटी इंपेयर हो सकती है, जैसे, और उससे बहुत डिजास्टर्स हो सकते हैं, जैसे फुजिकामा में डिजास्टर हुआ। सपोज आपका एक हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल चल रहा है, लाइट चलेगी और जेनसेट भी फेल हो गया, और यहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हार्ट का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या और ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, बैंक का सेंट्रल सर्वर है जहाँ पर सेंट्रल डेटाबेस है जहाँ पर सारा डेटा रखा हुआ है, वहाँ पर पावर फेलियर हो गया। मालूम पड़ा पूरी बैंक, एसबीआई बैंक आधे घंटे के लिए बंद, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा। दूसरा, कम्युनिकेशन फेलियर हो सकता है। कम्युनिकेशन फेलियर क्या होता है कि कम्युनिकेशन फेलियर को हमारी स्टडी में ये डिफाइन किया गया है कि भाई जो डिफाइंड सिस्टम पैरामीटर्स हैं कम्युनिकेशन के, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के, अगर वो डिफाइंड सिस्टम पैरामीटर्स इम्पेयर होते हैं तो उसे हमारी स्टडी में कम्युनिकेशन फेलियर कहा गया है। यानी कहने का मतलब ये, डिफाइंड सिस्टम पैरामीटर्स हैं कि हर आधे घंटे में कम्युनिकेशन होना है, तो हर आधे घंटे में कम्युनिकेशन होना चाहिए। डिफाइंड सिस्टम पैरामीटर्स ये हैं कि हर समय एटीएम चलना चाहिए, तो अगर मान लिया सपोज हर समय एटीएम नहीं चला तो कम्युनिकेशन फेलियर हो गया। तो कम्युनिकेशन फेलियर नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन फेलियर, पावर तो कंटिन्यूस रहनी चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन फेलियर जो है कि कम्युनिकेशन के जो पैरामीटर्स हैं उसके अनुसार काम करने चाहिए। उसके बाद डेटा इंटेग्रिटी लॉस हो सकती है, यानी कि कोई हैकर बैठा हुआ है, हैकर ने कोई स्पेसिफाइड एसेट या कोई स्पेसिफाइड सिस्टम में वो घुसा और उसके बाद क्या है कि उसने डेटा एक्सेस किया और वो डेटा को ऑल्टर किया। दूसरे और भी रीजंस हैं, नॉर्मल एक्सीडेंटल रीज़न हो सकते हैं। तो डेटा इंटेग्रिटी लॉस नहीं होनी चाहिए। एक्सीडेंटल एरर्स हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मैलिशियस रीज़न नहीं है, मैलिशियस इंटेंट नहीं है, गलत इंटेंट नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इनकरेक्ट यूज़ हो गया, गलत यूज़ हो गया, जिसकी वजह से एक्सीडेंटल एरर्स आ गए। कंप्यूटर वायरसेस आ सकते हैं। हेल्दी प्रोग्राम में कंप्यूटर वायरसेस आ गए, इन्फेक्ट कर लिए, उसमें डेटा गायब कर दिया, या कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ये कंप्यूटर वायरस कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉई एक्सेस प्रिविलेज का अब्यूज़ कर ले। मालूम पड़ा जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वही नहीं कर रहा है, वो कुछ और चीज़ करने लग जाए जो एक्सेस राइट्स मिल रहे हैं उसको, या एक्सेस राइट्स जो हैं मैं वो अथॉरिटी परफॉर्म करे जो उसे परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। मालूम पड़ा उसको एक्सेस राइट्स है कि किसी पर्टिकुलर डेटा का, लेकिन वो डेटा को डाउनलोड करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल देखकर उसको रिस्पॉन्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो उस पूरे डेटा को एक पेन ड्राइव में ले आए। तो एम्प्लॉई एक्सेस प्रिविलेज को अब्यूज़ कर सकता है, और दूसरा ऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस प्रिविलेज का अब्यूज़ कर सकता है। कोई भी कर सकता है, मतलब बाहर का आदमी, अंदर का आदमी, एम्प्लॉई एक्सेस प्रिविलेज का अब्यूज़ कर सकता है। उसके बाद कोई हैकर बैठा हो, वो सिस्टम में अनऑथराइज्ड घुस जाए, मतलब कोई भी आउटसाइडर जो है अनऑथराइज एक्सेस कर ले, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक थ्रेट है। नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे आग तो मैनमेड भी हो सकती है, मैनमेड नहीं भी हो सकती है, लेकिन कई बार कई नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड है, साइक्लोन है, सुनामीज़ हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कंप्यूटर के डेटा की चोरी हो सकती है, या सिस्टम की चोरी हो सकती है, या डिस्ट्रक्शन हो सकता है। मालूम पड़ा बाहर लोगों को प्रॉब्लम हुई, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, और दंगा ही आ गया, उन्होंने सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, डेटा का डिस्ट्रक्शन हो गया। डेटा का डिस्ट्रक्शन होता है, नॉलेज रिपोजिटरी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब जो नॉलेज है सिस्टम की वो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पर्टिकुलरली बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे SBI, इस तरह के बैंक्स हैं,
यहाँ पर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा ही वैल्यूएबल है। इसके अलावा हमारे सिस्टम ने एक थ्रेट या थ्रेट सोर्स में नॉन डिजास्टर डाउन टाइम भी कर रखा है। क्यों कर रखा है मेरी समझ में नहीं आया। वो बोलता है कि कभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो सकती है या सिस्टम अपग्रेडेशन हो सकता है, उसके लिए डाउन टाइम हो सकता है, यानी इस टाइम पर सिस्टम अवेलेबल नहीं हो सकती है, तो उसको भी एक थ्रेट सोर्स में डाला है। लेकिन ये जो है उसको थ्रेट या थ्रेट सोर्स में नहीं डालना चाहिए था, लेकिन हमारी स्टडी में नॉन डिजास्टर डाउन टाइम को डाला गया है। इसके बाद एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिजास्टर या डिजास्टर। सबसे पहले हमारी स्टडी में डिजास्टर इवेंट्स दिए हुए हैं। डिजास्टर इवेंट्स में डिजास्टर के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि डिजास्टर एक अनप्लान्ड इंटरप्शन है नॉर्मल बिजनेस प्रोसेसेस का, और फिर उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी है और उसमें ये बताया कि डिजास्टर जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि वो बिजनेस ऑपरेशन का डिस्ट्रप्शन है, यानी जो बिजनेस काम कर रहा है उसका डिस्ट्रप्शन है, और कैसा भी डिस्ट्रप्शन डिजास्टर आ जाएगा। और ये डिजास्टर कैसे होगा? क्रिटिकल सर्विसेज जब इम्पेयर होंगी, और क्रिटिकल सर्विसेज कब इम्पेयर होंगी? जब क्रिटिकल रिसोर्सेज गायब हो जाएंगे। तो क्रिटिकल रिसोर्सेज के बारे में उसने बोला है कि पीपल या स्किल सेट क्रिटिकल रिसोर्स होता है, यानी कि आदमी गायब हो जाए, यानी कि जो ऑपरेशन कर रहा है वो आदमी गायब हो जाए, स्किल सेट गायब हो जाए, फैसिलिटीज़ में आग लग जाए, फैसिलिटीज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाए, फैसिलिटी एक क्रिटिकल रिसोर्स है, कम्युनिकेशन डाउन हो जाए, कम्युनिकेशन एक क्रिटिकल रिसोर्स है, कम्युनिकेशन डाउन हो गया तो मालूम पड़ा बैंकिंग रिजर्वेशन सिस्टम है, बैंकिंग रिजर्वेशन हो ही नहीं पा रहा है, पावर डाउन हो जाए, 1/3 डिस्ट्रप्शन जो है लॉस ऑफ पावर की वजह से होते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन डाउन हो जाए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम डाउन हो जाए। उसके बाद हमारी स्टडी ये बोलती है कि BCP जो है इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रेट्स को काउंटर कर सके। तो हमारी स्टडी थ्रेट्स को डिफाइन करती है और थ्रेट सोर्स को भी डिफाइन करती है। थ्रेट्स को वो ये बोलती है, थ्रेट क्या है कि थ्रेट सोर्स जो है स्पेसिफिक वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट ना कर पाए, यानी कि कोई थ्रेट सोर्स है, थ्रेट सोर्स जैसे हैकर है, वो एक स्पेसिफिक वनरेबिलिटी है, यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस कर ले, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकती है सिस्टम में, वो एक स्पेसिफिक वनरेबिलिटी अगर उसको एक्सप्लॉइट करता है यानी कि तो थ्रेट क्रिएट कर देता है। तो फिर उसके बाद हमारी स्टडी थ्रेट सोर्स के बारे में कहती है। थ्रेट सोर्स कोई भी फोर्स फिनोमिना है जो कि सिस्टम की अवेलेबिलिटी CIA यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी को इम्पेयर कर सकती है। तो उन्होंने हैकर का एग्जांपल दिया कि हैकर एक थ्रेट सोर्स है, अनऑथराइज्ड सिस्टम एक्सेस एक थ्रेट है। उसके बाद एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दी है थ्रेट्स की और थ्रेट सोर्स की। उसमें उन्होंने बोला है पावर फेलियर हो सकती है, पावर फेलियर इलेक्ट्रिकल पावर गायब हो सकती है। और फिर उसके बाद हमारी स्टडी ये बताती है कि कम्युनिकेशन फेलियर हो सकता है। कम्युनिकेशन फेलियर का मतलब ये है कि डिफाइंड सिस्टम पैरामीटर्स में इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रही है वो अगर नहीं होती है तो उसे कम्युनिकेशन फेलियर कहा जाता है। उसके बाद डेटा इंटेग्रिटी का लॉस हो सकता है, एक्सीडेंटल एरर हो सकते हैं, कंप्यूटर वायरसेस आ सकते हैं, एम्प्लॉयज़ या ऑथराइज्ड यूज़र जो है एक्सेस प्रिविलेजेस का अब्यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि बाहर का व्यक्ति जो है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकता है, सिस्टम एक्सेस ले सकता है, जैसे हैकर्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद वो बोलती है थेफ्ट या डिस्ट्रक्शन हो सकता है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का, और डेटा का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। उसके बाद हमारी स्टडी ने थ्रेट्स या थ्रेट सोर्स में एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और बताया है, वो है नॉन डिजास्टर डाउन टाइम। तो ये जो नॉन डिजास्टर डाउन टाइम है ये क्यों इंक्लूड किया है ये मेरी समझ में नहीं आया। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या जो डाउन टाइम सिस्टम अपग्रेडेशन की वजह से है उसको भी इन्होंने इंक्लूड किया, जो कि इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। थैंक्स।